हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो रिजल्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरा रिजल्ट है। मैंने प्रीवियस ईयर यूपी सिपनेट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। मेरा ओवरऑल रैंक 336 था, कैटेगरी रैंक 190 और टोटल स्कोर 69 था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वही प्रश्न कराने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। दोस्तों, यूपी सिपनेट अपना एग्ज़ाम कराता है लेकिन पेपर आउट नहीं कराता है। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया था, मुझे मालूम है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे दोस्तों ने भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड किया था। आज के इस वीडियो में मैं वही सब प्रश्न कराने वाला हूं। इस बार भी आने के काफ़ी अधिक चांसेस है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इन प्रश्नों में आपका कितना स्कोर रहा। तो पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। ऑप्शन ए, कूलाम वोल्ट का, ऑप्शन बी, वोल्ट कूलाम, ऑप्शन सी, वोल्ट प्रति कूलाम, ऑप्शन डी, न्यूटन कूलाम। दोस्तों, वैद्युत धारिता का मात्रक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपका एक फार्मूला याद हो रहता है, सी बराबर क्यू बाई वी। यहाँ क्यू से हो जाएगा आपका कूलाम अपान वोल्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलाम प्रति वोल्ट। अगला प्रश्न है, एक तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई वृद्धि कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर में सेम यही क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए, आर बराबर एन स्क्वायर आर। तो यहाँ पर 1% की वृद्धि कर रहा है तो नया प्रतिरोध पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 2 को पहले ला देंगे, इंटू 1% की वृद्धि करें तो 1 इंटू आर। तो यहाँ पर आपका वृद्धि हो जाएगा 2% की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2% बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, विद्युत धारा का परिमाण पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, की लंबाई पर। दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 33 में से कितना स्कोर रहा, आपकी तैयारी किस लेवल तक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। समांतर क्रम की बात करता है तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर एन। तो यहाँ पर आपका समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर 2, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 ओम। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 ओम। यदि यहीं पर अगर समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम कहता तो श्रेणी क्रम के लिए होता है आर बराबर एन आर। तो श्रेणी क्रम के लिए पूछता तो यहाँ पर आपका हो जाता 2 इंटू 10 यानी 20 ओम। तो दोस्तों, आप इन छोटे छोटे टॉपिकों को आप देखिए और कॉन्सेप्ट को आप कवर कीजिए। कॉन्सेप्ट आपका रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? चालक के नियम पर, सी तथा डी दोनों पर, ऊर्जा संरक्षण पर, कि आवेश संरक्षण पर। तो किरचॉफ का प्रथम नियम दोस्तों आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आवेश संरक्षण। यदि यही किरचॉफ का सेकेंड लॉ पूछता अगर, तो सेकेंड लॉ होता है आपका ऊर्जा संरक्षण पर। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से तैयार कर लीजिए
और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की अधिकतम चांस है। तो अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है आवेश कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, वेबर, टेस्ला। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है आपका टेस्ला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु होता है नर्म लोहा, स्टील, निकिल, तांबा। तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्म लोहा। दोस्तों इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों को सही से तैयार कर लेंगे तो इस बार भी आने के काफ़ी अधिक चांसेस है और ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, परावैद्युतांक, वैद्युत विभव। तो हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक, तो हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुंबकशीलता। अगला प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है वैद्युत ऊर्जा कि विद्युत शक्ति को कि धारा को कि विभव को। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई होता है, एक ऊंचाई होता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है ये वैद्युत धारा को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैद्युत धारा। यही यदि अपचाई की जगह ऊंचाई होता ऐसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर तो वहां पर आपका हो जाता वैद्युत विभव। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वैद्युत विभव को बढ़ाता है। तो दोस्तों इन एक प्रश्नों से आपको दो प्रश्न हम तैयार करा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को सही से पढ़िए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, परस्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों बात करते हैं तरंग की। तो तरंग तीन प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य, एक पराश्रव्य, एक अपश्रव्य। तो पराश्रव्य की बात करते हैं तो इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश एक केवल कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत होता है कि एक होता है कि जीरो होता है कि एक से अधिक होता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और तैयार कर लीजिए। तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनंत। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किसका कारण है। देखिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस बार भी आने के काफ़ी अधिक चांस है। प्रकाश का परावर्तक, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की व्यतिकरण की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों तारों का टिमटिमाना प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरण की कि एक्स किरण की कि बीटा किरण की कि पराबैंगनी किरण की। तो दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति होती है आपकी गामा किरण की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गामा किरणें। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है कि हमेशा सीधा और आभासी बनता है कि सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है कि इनमें से कोई नहीं बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमेशा सीधा और आभासी। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है कि शून्य होती है कि एक होती है कि एक से अधिक होती है। तो समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
अनंत। अगला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो दोस्तों अर्धचालक की बात, पी प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं तो पी प्रकार में अर्धचालक आवेश वाहक होते हैं अधिकतम क्वार्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहीं पर अगर एन टाइप पूछता तो एन टाइप में अर्धचालक के आवेश वाहक होते हैं तो वहां पर एन टाइप के लिए आपका राइट आंसर होता इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के लिए क्वार्टर। अगला प्रश्न है, आर गेट का बूलियन व्यंजक होता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर भी पूछे गए थे। तो दोस्तों आर गेट के बूलियन व्यंजक की बात करते हैं तो आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी बराबर वाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लस बी बराबर वाई। और वहीं पर आपको आर गेट की जगह आर गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक नैंड गेट होता है, एक नॉट गेट होता है। इन चारों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की काफ़ी अधिक प्रोबेबिलिटी है। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय क्षेत्र में होती है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होती है कि केवल विद्युत क्षेत्र में होती है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होती है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनिक भाग में पड़ता है? लाइमन श्रेणी की बामर श्रेणी की पाश्चर श्रेणी की फुंड श्रेणी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइमन श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे में आता है गामा किरणें, ये भी आता है, एक्स किरणें भी आते हैं, सूक्ष्म तरंगे भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीटा किरणें। बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा किरणें। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के मूल कारण है? आवेशों का एक समान गति, आवेशों की त्वरण गति, आवेशों के स्थिर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल कारण है आवेशों की त्वरण गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आवेशों की त्वरण गति। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी की सतह पर औसत ताप होता है, कम होता कि अधिक होता कि अपरिवर्तित रहता कि 0 डिग्री सेल्सियस होता? तो दोस्तों यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी की औसत ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट में स्विच जिस विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है वह है? दोस्तों इन प्रश्नों में यदि आप किसी भी प्रश्न के आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितने इसमें आंसर सही बताएं आपने, और अंत में अपना स्कोर पूरा बताइएगा कि आपने इस 33 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, आपकी तैयारी किस लेवल तक है और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों टीवी रिमोट स्विच में जिस विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है वह है अवरक्त है कि गामा किरणें हैं कि एक्स किरणें कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसके राइट आंसर होगा अवरक्त किरणें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की कौन की थी? फेजरनल की हर्ट्ज, यंग की ध्रुवण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्ट ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की यहाँ पर एक दोस्तों छूट गया, यहाँ पर होगा खोज किसने की थी? अगला प्रश्न है, धारा घनत्व की SI मात्रक होता है। तो धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व होता है J बराबर I/A। यहाँ से I का हो जाएगा आपका एम्पियर प्रति, A का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से अदिश राशि है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए थे सेम यही प्रश्न। तो अदिश राशि की बात करते हैं तो विद्युत धारा की धारा घनत्व की अनुगमन वेग के सभी। तो अदिश राशि यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, द्रव की आवेशित करने पर उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है कि बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है कि इनमें से कोई नहीं। द्रव को आवेशित जब करेंगे तो इसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटती है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंदें आवेशित करने पर सिकुड़ने की दोस्तों प्रश्न 2 बार हो चुका है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? वोल्टता की धारा की आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा अपरिवर्तित रहती है ट्रांसफार्मर में। अगला प्रश्न है, वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है कि बढ़ जाता है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है कि नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वायु में जब नमी बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाता है। अगला प्रश्न है, तरंगों का कौन सा गुण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है? वेग, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेग। वेग दूसरे से स्वतंत्र होता है। अंतिम प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है? ऊर्जा, कार्य, जड़त्व, त्वरण का आघूर्ण। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व आघूर्ण का व्यक्त करता है। दोस्तों आज के इन प्रश्नों में आपका कितना स्कोर रहा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि 33 प्रश्नों में आपका कितने प्रश्न सही हुए और आपकी तैयारी लेवल किस लेवल तक है। आप अब तैयारी बहुत कम समय है, आप अच्छी तरह से करिए और आप श्योर रखिए कि आपका सेप्टेम्बर में सिलेक्शन जरूर होगा।